हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक देखने वाले हैं, जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति। ये जो नया सिलेबस आया है KVS का, SST का, उसका ये पहला चैप्टर है। उसमें हमको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिक पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 पुरुष और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हो जाते हैं और उन्होंने एक जन सेवा गठन करने का निर्माण किया और हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी अफवाह हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रांस के जो आदमी हैं, औरतें हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं, साथ ही हथियार भी खोजने लग जाते हैं। आगे देखते हैं। अंततः सैकड़ों लोगों ने पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ते हैं और ब्रास्तील किले की जेड़ को तोड़ डालते हैं, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं। सशस्त्र लड़ाई में ब्रास्तील का कमांडर मारा जाता है और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीत होने के कारण ब्रास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वस्त को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, तो यही पूरी घटना हमको फ्रांसीसी क्रांति, चूंकि वहाँ पर जो है क्रांति 2 हुई है, तो यहाँ पर हम पहली क्रांति जो है उसको पढ़ने वाले हैं। तो मेनली ये जो फ्रांसीसी क्रांति है स्वतंत्रता और समानता के लिए हुई थी। स्वतंत्रता और समानता के लिए हुई थी। तो मेनली समानता यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि सभी के लिए क्या है, एक जैसे जो नियम कानून बनाए जाए वो सभी के लिए है। तो ये देखते हैं फ्रांस की क्रांति पहली वाली। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्रांति होने से पहले सोसाइटी किस प्रकार से डिवाइड थी उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुल पिक्चर से देख लेते हैं, फिर उसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय में कुलीन वर्ग और तृतीय में बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, मतलब जितने भी छोटे मोटे हैं वो सब तृतीय स्टेट में थे। और यहाँ पर मजदूर, नौकर और ये सारी चीज़ें भी थी। तो कुल मिलाकर जो क्रांति करने वाले लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले लोग होंगे, क्योंकि इन पर ही क्या है, करों का भार था। जो भी टैक्स लग रहे थे इनके लिए ही लग रहे थे, तभी तो समानता वाली बात यहाँ पर आ जाती है बाद में। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा शोषित इसी ग्रुप के लोग हुआ करते थे। अब आगे देख लें तो समाज का 3 टाइप से डिवाइड था, और पहला और दूसरा तो एक ही था, इन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, तो ये अपने मनमानी करने लग गए थे। इसी कारण फ्रांस के वहाँ पर क्रांति हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं सन 1774 में बूर्बो वंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र न केवल 20 साल की थी, और उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एनेत से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने खाली कोष पाया था। मतलब जब ये इनका विवाह हुआ और ये राजगद्दी पर बैठे, उस समय तक क्या है,
फ्रांस का जो राज खजाना था वो खाली हो चुका था, मतलब बहुत सारी क्या थी प्रॉब्लम यहाँ पर इनको फेस करने के लिए मिल रही थी। तो लंबे समय तक युद्ध अब चल रहे थे। कौन सा? सप्तवर्षीय युद्ध था, के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और दरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल फुर्जी का बोझ उनके ऊपर लदा हुआ था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कर दिया था। मतलब यहाँ पर अमेरिका में जो उपनिवेशवाद थे उनको मतलब अमेरिका की स्वतंत्रता में फ्रांस का ही हाथ था। यहाँ यही समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या स्वतंत्रता की जो भावना आई थी वो फ्रांस के लोगों ने ही उसका साथ दिया था, तभी वो अमेरिका स्वतंत्र हो पाया था। तो ये जो 13 उपनिवेश थे उनको आज़ाद कराने में किसका हाथ था? फ्रांस का ही हाथ था। इसी कारण की हालत और ख़राब होती जाती है। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज और जुड़ जाता है, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लग गए थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे। कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे कि सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी विद्यालय और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को करों में वृद्धि करने के लिए एक बाध्य सी हो गई थी। इस कदम को काफ़ी नाकाफ़ी, मतलब सिर्फ बात ही नहीं हो गई थी, ये कदम भी बहुत नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, वो कि जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है। और यहाँ पर तीसरे स्टेट के लोग ही क्या है, कर अदा करने के लिए बाध्य थे। बाकी किसी पर ना पहले के पास अदा करने के लिए कुछ था और ना दूसरे के लिए। तो तीसरे लोगों के लिए क्या था? बाध्यकारी, मतलब उनको चुकाना ही चुकाना है। इस तरह से क्या है, बाध्य किया गया था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का ही अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद्धति का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। आगे देखते हैं। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों को संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीने, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी के स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग करने के लिए वो क्या थे? बाध्य थे। तो एक किस्म से यहाँ पर दास प्रथा बहुत खराब हो गई थी। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लेते थे, जिसको टाइड कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि टाइड कौन सा कर था? तो किसानों से लिया जाने वाला कर एक धार्मिक कर भी हुआ करता था। ये टाइड ही है जो कि धार्मिक कर था, जो कि किसानों से वसूला जाता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में एक टाइड है जो कि धार्मिक कर है, एक टाइल है जो कि प्रत्यक्ष कर है। अनेक अप्रत्यक्ष कर भी इसमें शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर जो है नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जो है करों के माध्यम से जनता को ही वहन करना पड़ता था। अब यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं। लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा 1794 में समाप्त कर दिया गया, जिसको स्टेट क्या है, क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी होती थी। पादरी वर्ग वही चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइट जो है धार्मिक कर जो चर्च वसूला करता था,
और कृषि उपज के 10वें भाग के बराबर हुआ करता था। टाइल जो है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला एक कर था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, बेचारा गरीब अनाज लेके जा रहा है और ये क्या है, ये मक्खी है और ये क्या है, मकड़ा है। ये मकड़ा है और ये मक्खी है, तो इसके जाल में फंस गया ये। तो यहाँ पर है कि शैतान को जितना दो उसका लालच और भी बढ़ता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जीने का संघर्ष देख लेते हैं। तो लोगों को अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जबकि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो है पाव रोटी थी, उसकी कीमत क्या है, वृद्धि हो गई। तो अब यहाँ पर क्या रानी कहती है कि पाव रोटी महंगी हो गई, तो आप क्या खाइए, केक खाइए। तो इस तरह से क्या है, जनता में और रोष उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं। अधिकतर काम का जो है कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई क्या है, चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। मतलब एक तो पैदावार नहीं ऊपर हो रही है, ऊपर से हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है, और ऊपर से क्या है, हमको ही टैक्स भरना है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, रोष उत्पन्न हो जाएगा समाज में। आगे है, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर है कि फसल खराब हो गई, तो इसको ये जो क्रियाकलाप है, ये जो नए शब्द है वो यहाँ पर फिल करने हैं। आगे देख लेते हैं। उभरते मध्यम वर्ग में विशेषाधिकारों का अंत की कल्पना। तो पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विरोध कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं शताब्दी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। तो मध्यम वर्ग ही हमेशा क्रांति के लिए जिम्मेदार रहता है। आगे है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, ऊनी तथा रेशमी वस्तुओं के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेज में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे लोग थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजा अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, समानता की बात आ जाती है। आगे है, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह कल्पना किसने की थी? जॉन लॉक और जॉक रूसो। लॉक रूसो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फिलोसफर, जिन्होंने ये समानता स्वतंत्रता की बातें करते हैं। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत की खंडन किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही हो गया। लॉक की जो बुक है उसमें उन्होंने देवीय और निरंकुश अधिकारों की क्या है, खंडन किया है। तो द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। आगे है, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक
रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच क्या है, सत्ता को डिवाइड करने की बात की। मतलब राजा के पास बहुत सारी शक्तियां होने से अच्छा है कि हम इसको डिवाइड कर दें, ताकि जो है समाज जो है हमारा वो क्या हो सके, समानता के उसमें आ सके। तो ये शक्ति का बंटवारा विधायिकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये किसने दिया था, मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक अपनी बुक में। आगे है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, मतलब अमेरिका की क्रांति यहाँ पर हो जाती है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, तब इसी मॉडल की सरकार बनती है। वहाँ पर फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। आगे देखते हैं, दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, और जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इनका क्या हुआ, प्रचार हुआ। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, ताकि जो पढ़ नहीं सकते उनको भी क्या है, सुनाई दे सके। उस समय माइक तो नहीं थे, इसलिए क्या है, जोर से पढ़ा जाता था। इसी समय लुईस 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की क्या है, एक खबर जो है वो सामने आती है। अब यहाँ पर प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत देख लेते हैं। तो आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डनटन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए 1793 में अपने एक मित्र को पत्र लिखते हैं। वो बताते हैं कि मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में हूँ, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया था। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी संभव नहीं थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं एक जन्मजात कुलीन नहीं था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सकता था। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। मतलब यहाँ पर ये अपनी कंडीशन बता रहा है कि मैं नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में मेरी जेब से एक सू मतलब फ्रांसीसी पैसा है, मतलब एक पैसा भी नहीं है। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया है। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो कर दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा का इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम का एक अंग्रेज ने सन 1787 से लेके 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी टिप्पणी जो है दिलचस्प है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखें, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ व्यवहार करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिससे उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की करहा सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण और बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। आगे है यहाँ पर कि अब क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। तो पिछले भाग में आपने देखा कि किन कारणों से लुईस 16वां ने जो है कर बढ़ा दिए थे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उसके पास पैसे की आवश्यकता थी, बहुत सारे उसके खर्च थे जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी थी, इसलिए क्या है, उसने कर बढ़ाने का निश्चित किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे है, प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। इसके लिए स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ बदल गई कि सम्राट ही यह निर्णय करता था। मतलब ये लुईस 16वां जो है राजा है, यही क्या है, निर्णय लेता था इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। और अंतिम बैठक जो है 1614 में बुलाई गई थी। और अब क्या है, यहाँ पर एक नई बैठक बुलाने वाले थे। तो फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वां ने 5 मई
1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। अब सजाया गया तो यहाँ पर भी क्या है, पैसा उनका खर्च होगा। पहले वो दूसरे स्टेट में इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, आमने सामने की कतार में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि उनकी अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहा था। किसानों, औरतों और कारीगरों को क्या है, प्रवेश ही नहीं दिया गया, उनको वर्जित कर दिया गया। फिर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि पढ़े लिखे और समृद्ध लोग जो कर रहे थे उनको लेकर आए थे। अब स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का ही अधिकार था। इस बार भी लुई जो है 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी द पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। आगे है, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए क्या है, सभा के बाहर चले जाते हैं। तीसरी स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांस का क्या प्रवक्ता मानते हैं और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस में जमा होते हैं। अब इसका एक पिक्चर देखेंगे। और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दी और शपथ लिया कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं कर लेंगे तब तक अब असेंबली भंग नहीं होगी। इसका नेतृत्व जो है मिराबियो और आबेसिये ने किया था। मिराबियो का जन्म जो है कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो है सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबेसिये मूलतः पादरी थे और तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक में एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखा था। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि देख लेते हैं। तो लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। 1774 में सरकारी खजाना खाली हो चुका था। प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहरा था। 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान किया। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। ब्राजील पर हमला होता है और देहात किसानों में विद्रोह हो जाता है 1789 में। 1791 में क्या, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। और 1792 में फ्रांस क्या है गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जोकोबिन गणराज्य का पतन हो जाता है। फ्रांस के डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। और फिर वाटरलू में 1815 में नेपोलियन की हार होती। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हमने बात की थी कि टेनिस कोर्ट में उन्होंने जो है नेशनल असेंबली में लगाई जाने वाली तस्वीर थी। तो यहाँ पर टेनिस कोर्ट में शपथ किस प्रकार से इन्होंने ली है तो ये दिखाया गया है इस पेंटिंग के माध्यम से। आगे देखते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, वो पूरा फ्रांस जो है आंदोलन वहाँ पर चल रहा था। कड़ाके की ठंड थी और उसकी वजह से क्या है, फसल भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से पाव रोटी की कीमत आसमान बहुत महंगी हो गई थी। पाव रोटी बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरों में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को ब्राजील पर हमला बोलकर उसको तोड़ दिया गया।
आगे देखते हैं, देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल जाती है कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर क्या है कुछ लठैत गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़ते हैं। तो कोई भी क्रांति हो तो अफवाह जरूर है कि वहां पर किसी न किसी तरह की अफवाह फैलेगी। कई जिलों में भय का आतंक हो गया और किसानों ने कुदालों और बेचलों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्य भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर खाक कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में बड़ी अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही जनता प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोल्वा ने अंततः नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता अब से संविधान पर अंकुश होगा। 4 जुलाई 1784 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपनी विशेषाधिकार छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। आगे देखते हैं, अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों को, वो जो मॉन्टेस्क्यू ने डिवाइड किया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी तरह उन्होंने भी विभाजित कर स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ जाती है। अब यहाँ पर न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिकी है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, निष्क्रिय नागरिक देख लीजिए कौन से नागरिक निष्क्रिय हैं जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुष जिनके पास पैसा नहीं होगा वो बिल्कुल यहाँ पर निष्क्रिय थे। महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। आगे देखते हैं, सन 1791 में संविधान नए कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से कम उम्र वाले केवल पुरुष को ही निष्क्रिय नागरिक यानी जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय रूप से नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया और निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना जरूरी था। तो ये कुछ अधिकार थे, ये घोषणा पत्र था। संविधान जो है पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस का जो संविधान है वो कहाँ से शुरू होता है, तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से शुरू होता है। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी की बराबरी के अधिकार नैसर्गिक आरण्य अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म प्राप्त थे और उन अधिकार को छीना नहीं जा सकता। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। अब यहाँ पर पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र हैं। जैसे कि आदमी स्वतंत्र पैदा हुए हैं, उन्हें स्वतंत्र रहते और उनके अधिकार क्या समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आरण्य अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसान दे
ना हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्णय में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या है, समान है। तो यहाँ पे जितने भी घोषणा पत्र में समानता की सबसे ज़्यादा बात की गई। आगे देखते हैं, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता और ना ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद थे, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक, सेना और प्रशासनिक खर्च के चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों की आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। तो समानता इसमें भी है। आगे है, चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को उससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ राजनीतिक प्रतीकों के मायने हैं, जैसे कि टूटी हुई जंजीरें, इसका आज़ादी का प्रतीक है। आगे है, छड़ों का बच्छीदार गट्ठर मतलब एकता ही बल है, ऐसा इसको माना गया है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख मतलब सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। और ये राजदंडशाही सत्ता का प्रतीक, अपनी पूछ मुँह में लिए सांप जो है सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। आगे है, लाल रंग की टोपी जो है लाल फ्राइजियन टोपी जो है दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली। आगे है, नीला, सफ़ेद और लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। आगे है, डेनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है। विधिपट कानून सबके लिए समान है, इसकी नज़र में सब बराबर है। आगे देखते हैं, तो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम धीरे धीरे ही इसको कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।